अनुकूल माने युगानुकूल नहीं, इन दोनों व्यवस्थाओं को संस्कृति के अनुकूल और जिसको हम अभ्युदय और निश्रेयस कहते हैं अथवा धर्म केंद्री जीवन रचना कहते हैं, उसके अनुकूल कैसे बनाया जाए। तो समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में पूर्ण रूप से अलग से विचार करना, उसका प्रतिपादन करना और ऐसी समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था शिक्षा के माध्यम से, माने शिक्षा ही एकमात्र साधन है इसको बदलने के लिए। तो इसको बदलने के लिए हम शिक्षा का कैसे प्रयोग करें, कैसे उसकी रचना करें, ऐसा हमारा स्टैंड रहना चाहिए। तो समाज व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, अर्थव्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, परंतु यही दो व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है, अभारतीय हैं। तो उसके अनुकूल नहीं बनना, उसको अनुकूल बनाना। तो कई बार मेरा ही स्टेटमेंट होता है कि जब हम युगानुकूल ऐसा कहते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार ऐसा कहते हैं, जमाने के साथ चलो ऐसा कहते हैं, तो उसके दो हिस्से हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें हमें जमाने के अनुकूल बनकर चलना है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें जमाने को अनुकूल बनाना है। ये दोनों बातें हैं। तो जो समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है उसको बदलने की आवश्यकता है, उसके अनुकूल बनने की नहीं, ऐसा हमारा स्टैंड बनना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है। उसके बाद फिर हम जो भी विचार करेंगे वो सही होगा। बाकी युगानुकूल, ये 21वीं शताब्दी का कहना, यही तो युगानुकूल शब्द है कि युग ये कौन सा है, 21वीं शताब्दी है और अब 1/4 तो बीत भी गई है। तो इट इज हाई टाइम हम उसमें आमूल चूल परिवर्तन करें, ड्रास्टिक चेंज लाए और उसको एक बार तो लागू ही कर दे। ये तो अत्यंत आवश्यक है। ठीक, और कहें तो हो गए 2047, 2064 और 3000, अरे 2100, ये हो गया ना। तो ये 21वीं शताब्दी 2100 तक पहुंचती है। तो स्पैन अगर देखा जाए तो ये 75 वर्ष का हुआ, अब 24 है समझो, तो 76 वर्ष का हुआ, एक 22 वर्ष का हुआ, 24 और 23 वर्ष का हुआ, और एक 40 वर्ष का हुआ। तो कौन सा शिक्षा के साथ संबंधित ये टाइम स्पान जो है वो कौन सा हो सकता है? जितना अधिक उतना 100 वर्ष तो कम से कम शिक्षा के साथ जोड़कर बोलना ही चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, जगत के अनेक मनीषी कह रहे हैं कि शिक्षा के संदर्भ में अगर विचार करना है तो आप 100 वर्ष से कम का तो करो ही नहीं। अगर आप योजना कर रहे हैं, वो भी राष्ट्र निर्माण की योजना कर रहे हैं, तो उसमें तो 2064 भी उसके अंतर्गत आ जाता है। वी हैव टू गो बियॉन्ड इट, वी हैव टू ट्रांसेंड इट। और हमारी कल्पना भी ऐसी कि 2064 में जो माइलस्टोन होगा वो फिर धीरे धीरे प्रवर्तमान होता जाएगा, पक्का होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, स्थिर होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा। तो एक आयाम तो ये विचार में लेने लायक है कि हम 2047 के लिए नहीं हैं, 2064 के लिए भी नहीं हैं, हम पूरे शतक के लिए हैं। और शतक के क्यों? तो शतक के बाद कम से कम एक शतक में 4 पीढ़ियां हो जाती है। तो फिर नया चिंतन, नई सोच, नई पद्धति, नई शैली, नई प्रणाली, ये सब आता है। वैसे तो ये धीरे धीरे ऐसा जो प्रवाह है वो निरंतर बहता ही रहता है, परंतु मेजर चेंजेस सारे अगर होते हैं तो 100 वर्ष की अवधि में होते हैं। एक
दूसरा मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है, स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज दैट विकसित भारत? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, नॉट कल्चर एंड सोसाइटी। आप सारी टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, सारी टर्मिनोलॉजी। और वो जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वे विनाशक अर्थशास्त्र के हैं। व्हाट इज दैट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी? वो क्या है? अंदर क्या है? कंपोनेंट्स क्या है? कभी एक बार भी यंत्र कम होंगे, एआई नहीं आएगा, कंप्यूटर इतने हावी नहीं हो जाएंगे, सेमिटिक विचारधारा को रेफ्यूट करेंगे, और जो सनातन धर्म है उस वो प्रिवेल करेगा, उसके लिए पोषक हमारी देश की सारी व्यवस्थाएं होंगी। ये तो बात आती नहीं। क्या स्ट्रेटेजी के नाते नहीं आ रही है, या सोच में नहीं है इसलिए नहीं आ रही है? अगर हम बारीकी से पढ़ें, सारा जो जो डेवलपमेंट का स्टेटमेंट है वो बारीकी से पढ़ें, तो हमें इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी है। हमको सनातन धर्म के बारे में अभी नहीं बोलना है, लेकिन वी मीन सनातन धर्म। हमें भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं बोलना है, लेकिन वी मीन भारतीय संस्कृति। क्या ये अंडरलाइंग मीनिंग है? डू वी मीन दैट बट वी से अदरवाइज? ऐसा है? या वी रियली मीन ट्रिलियन डॉलर लैंग्वेज या वो पैरामीटर्स? डिजिटल इंडिया, क्या ये स्ट्रेटेजिकली बोला जाता है या वी मीन इट? तो हम जैसे लोगों ने उसका अंडरलाइंग, अंडर करंट और ऊपर से बोली गई भाषा, वो तो ठीक है, स्ट्रेटेजी के नाते आप कुछ भी कहें, क्योंकि आपको वर्ल्ड व्यू और वर्ल्ड ऑर्डर के संदर्भ में बोलना है, तो आपको पेश आना है। तो स्ट्रेटेजाइज करना ये तो राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम रहता है। तो ये क्या स्ट्रेटेजी है विकसित भारत या जेन्युइन है? इसकी परीक्षा हमको करनी चाहिए, और सही सही में उसके मायने क्या है वो देखने चाहिए। फिर कौन किसके अनुकूल बने, इसका प्रश्न आएगा। जैसे मैंने अभी कहा ना कि समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था ये तो है ही विनाशक, उसके अनुकूल शिक्षा को नहीं बनाना। आज वही तो चल रहा है। सारा आपका IKS, सारी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सारा आपका शिक्षा विभाग इसी के अनुकूल तो बन रहा है, इसी को तो पुष्ट कर रहा है, इसी से तो हैवॉक निर्माण हो रहे हैं, इसी से तो सर्व प्रकार के संकट निर्माण हो रहे हैं। वो तो आज अनुकूल तो बन ही रही है शिक्षा व्यवस्था। अनुकूल नहीं बनेगी तो जाएगी कहाँ? वो तो जकड़ी हुई है। अनुकूल बनने के लिए ही उसको तो मैनेज किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर जरा गंभीरता से विचार करो कि राज्य मोदी जी हैं, इसलिए राज्य व्यवस्था के बारे में हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, ऐसा कि इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ, मत हम मोदी को ही देंगे, उसमें कोई बात नहीं है, परंतु कभी अवसर आया तो शिक्षा व्यवस्था क्या होगी इस देश की वो हम बताएंगे। और ये हम बताएंगे माने आप और हम इंडिविजुअली नहीं, या पुनरुत्थान या विद्या क्षेत्र इंडिविजुअली नहीं, इस देश का शिक्षक बताएगा। ये तो हमारे पूरे पूरे शिक्षा की चर्चा में हम कह ही रहे हैं कि शिक्षक ही शिक्षा की व्यवस्था को चलाएंगे, तो वे बताएंगे कि इस देश की शिक्षा कैसे चलेगी।
और फिर वो शिक्षा बताएगी कि तुम्हारा अर्थशास्त्र कैसा होगा, बदल करो, ये नहीं चलता। विनाशक अर्थशास्त्र, ये विकसित भारत ये क्या विनाशक अर्थशास्त्र को प्रमोट करेगा? विकसित भारत क्या ऐसी इंडिविजुअल केंद्रित मानी इंडिविजुअल सेंट्रिक समाज व्यवस्था को प्रमोट करेगा? नहीं, नहीं चलता। ये हमारा स्टैंड है। भले ही आज हम छोटे हैं, आज हम संख्या में कम हैं, आज हम प्रभावी नहीं है, ना हम आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, ना राज्य को प्रभावित करना, वो तो बहुत दूर की बात है। परंतु हमारा लक्ष्य तो वही है, और यही लक्ष्य को पार कैसे करेंगे, यहाँ तक तो पहुंचने की योजना बना रहे हैं। इसलिए वो 2047 से हमारी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना? वो भी एक माइलस्टोन है कि स्वाधीनता प्राप्त हुए 100 वर्ष पूरे होंगे, तब हमारा क्या होगा, ठीक है? पूरा देश मिलकर ये विचार कर सकता है, और ऐसा विचार करने में हम अनुकूल बन सकते हैं। तो माइलस्टोन के बारे में कोई आपत्ति नहीं। सरकार ये माइलस्टोन प्रस्तुत करती है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। हमारी आपत्ति संकल्पना के विकास की संकल्पना से है, विकसित भारत की संकल्पना से है। आप दो विकसित भारत, यदि आप उसके साथ इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट प्लानिंग, अगर हम इन अकॉर्डेंस करना चाहते हैं तो स्टार्ट स्टेटिंग द कंसेप्ट ऑफ विकसित भारत। ये विकसित भारत की संकल्पना क्या है वो दो प्रचारित करो, फोर्सफुली स्टेट करो, प्रस्तुत करो, और उसको 1 लाख प्रतियां बनाओ और सभी सांसदों को दो, सभी सरकारों को दो, सभी यूनिवर्सिटीज को दो। विकसित भारत होता क्या है करके। तो मैं जरा ज्यादा समय और लंबा बोल गई, परंतु हमारा माइलस्टोन जो है, हम 2047 का भी माने तो भी विकसित भारत की संकल्पना को हम अपनी तरह से प्रस्तुत करें पहले, और फिर उसको प्राप्त करने की हमारी योजना क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसके बारे में विचार करें। वही तो 21वीं शताब्दी का विश्वविद्यालय होगा, क्योंकि वही तो सेंटर होगा, वही तो केंद्र होगा जहां से ये सब अनफोल्ड होता जाएगा। वही 21वीं शताब्दी की कल्पना में विकसित भारत ऐसा मुद्दा लेने के बाद आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेंगे, इतना समझ लेना। उसकी तुलना में हाँ बताइए। नहीं नहीं, इसमें मैंने आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें मैंने एक माइलस्टोन का डेफिनेशन है, लेकिन उसका नैरेटिव, उसकी परिभाषा, उसकी संकल्पना क्या है, इसकी परिभाषा तो हमें अपने हिसाब से रखनी चाहिए। और उस परिभाषा में विश्वविद्यालय कैसा होगा, ये एक संकल्पना में एक संकल्पना हो, इस रूप में इसका प्रस्तुतिकरण हो, एक नैरेटिव सेटिंग जैसा हो। क्योंकि ये अभी ये बातें तो होने ही लगी हैं कि विकसित भारत माने पैरामीटर्स क्या हो, हम अपने पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। ऐसी बातचीत तो आजकल होने लगी है कि हम पाश्चात्य मानकों के हिसाब से नहीं, अपने मानक हम अपने रखेंगे और फिर हम सबको इवैल्यूएट करेंगे। माने वो संकल्पना कैसी होगी, और उस संकल्पना में भारतीय विश्वविद्यालय कैसे होंगे, इस रूप में संकल्पना की संकल्पना हो, एक नैरेटिव सेटिंग जैसा कर सकते हैं। हमारी संकल्पनाएं, उसका नैरेटिव, ये तो ठीक बात है, वो ठीक बात है। तो हमने अभी हमने 21वीं शताब्दी का स्पैन लिया है ना, तो 21वीं शताब्दी में एक पड़ाव 2047 है, एक पड़ाव 2064 है, और 2064 या 2047 भी मायने नहीं रखता। हमको पूरा इसको लगाने के लिए 21वीं शताब्दी का स्पैन लेना है। उसके अंतर्गत हम 2064 लेंगे तो पुनरुत्थान विद्यापीठ बीच में आ जाएगा, 2047 लेंगे तो भारत सरकार बीच में आ जाएगी,
ठीक है, आने दो, उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरा आग्रह केवल भारतीय विचार, भारतीय संकल्पना को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना रहेगा उस रूप में। तो हमारी शब्दावली और हमारा स्टेटमेंट ये सब जरा सावधानी पूर्वक, विचार पूर्वक और चतुराई पूर्वक भी रखना होगा, ये तो करना होगा। ठीक है, अच्छी बात जी है। ताई। हाँ, और ताई हमको भी ऐसा ही लगा था, जैसे अभी मनोज जी ने कहा ना कि हमें एक गोल, एक दृश्य दिखाना चाहिए कि हमारा विश्वविद्यालय विश्व समाज के लिए है, और विश्व समाज के लिए अगर चाहिए तो भारत ही इसका मार्ग बताएगा। पहले तो हमको है ना विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, इसकी संकल्पना को स्पष्ट करना होगा। व्हाट डू वी मीन बाय विश्वविद्यालय? या क्या ये विश्व के लिए है, या ये विश्व के संदर्भ में भारतीय है, क्या ये भारतीय है? क्या विश्वविद्यालय शब्द भारत में कभी प्रयुक्त नहीं हुआ है? आप देख लीजिए, हमारे यहाँ गुरुकुल थे, आश्रम थे, पाठशालाएं थी और विद्यापीठ थे। विश्वविद्यालय शब्द कहाँ से आया है, क्यों आया है, किस अर्थ में आया है? हमने विश्वविद्यालय शब्द अनुवाद के रूप में लिया है या मूल संकल्पना के रूप में लिया है? क्या ये यूनिवर्सिटी का अनुवाद है? यूनिवर्सिटी का मूल शब्द है यूनिवर्स, और यूनिवर्स का अर्थ लिया विश्व, इसलिए विश्वविद्यालय किया। मैंने एक स्थान पर ऐसा शब्द पढ़ा था, मल्टीवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मल्टीवर्सिटी। क्यों? यूनि माने वन, मल्टी माने वेरिड, इस अर्थ में। अब तो ये इस यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के इस अर्थ के लिए विश्वविद्यालय है क्या है? तो एकदम छोटी बात ले तो हमें शब्दों की छाननी करनी पड़ेगी। और अगर हम उसको, चलो भारतीय भाषा का शब्द तो है, विश्व भी हम जानते हैं, विद्यालय भी हम जानते हैं। अब हमारे इतिहास में, शिक्षा के इतिहास में कहीं पर भी विश्वविद्यालय शब्द नहीं है, तो क्या हम गढ़ नहीं सकते हैं? ऐसा तो नहीं है, हम गढ़ सकते हैं। और इतनी तो क्रिएटिविटी भाषा में होती है। तो फिर अगर हमने ये शब्द अपने से स्वीकार कर लिया, अनुवाद के रूप में नहीं, परंतु अपने ही चिंतन के फलस्वरूप विश्वविद्यालय ऐसा शब्द स्वीकार कर लिया, तो फिर व्हाट डू वी मीन बाय इट? क्या ये विश्व के लिए है? क्या ये विश्व के संदर्भ में है? क्या इसका विस्तार वैश्विक है इसलिए है? तो ये छोटी छोटी बातें हुई कि हमारे शब्दों को स्पष्ट करो, हमारे शब्दों के अर्थ ठीक से जानो। क्यों करना पड़ेगा? इसके संदर्भ में फिर हमारे पाठ्यक्रम और व्यवस्थाएं, योजनाएं सारा बनेगा। तो एक तरफ हमको शब्दों के सही अर्थ और संदर्भों में और इतिहास में जाना है, और दूसरी ओर हमने व्यापक योजना, विस्तार और व्यवस्था करना है। ऐसे माइक्रो एंड मैक्रो दोनों प्रकार से हमको विचार करना है। तो ये हम एकदम आज के आज कुछ इसमें पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं है, परंतु ये हमारी चिंतन प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि हाउ डू वी इवॉल्व थिंग्स, हाउ डू वी इवॉल्व आवर स्ट्रेटजीज, हाउ डू वी इवॉल्व आवर प्लानिंग, कैसे हम ये इवॉल्व करते हैं। तो धीरे धीरे दोनों बातें होंगी, इन दी टाइम स्पान, और दूसरा सब मिलकर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हमारा इवॉल्व हो रहा है। इस रूप में हम सब मिलकर कर रहे हैं
ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम बहुत धीरे धीरे करके इसको कर रहे हैं और वी डू नॉट रीच टू एनी कंक्लूजन इमीडिएटली, एनी डिसीजन इमीडिएटली। ये भी हमारी चिंतन प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस रूप में देखिए इसको। हाँ, और कुछ कोई कहना चाहता है तो कहो, नहीं तो आगे हम बढ़ेंगे। जैसे मुझे एक विषय इसमें जोड़ने की आवश्यकता लगती है। मैंने 2-4 सत्र पूर्व एक बार एक अध्ययन के लिए ऐसे मॉडल्स, इसकी बात करते करते पुणे के भारतीय विद्यापीठ के बारे में बोला था। अब मेरा उस समय भी मुझे संशय था, परंतु मुझे और कोई सूझ ही नहीं रहा था। उसका सही नाम है ज्ञानेश्वर विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ नहीं, ज्ञानेश्वर विद्यापीठ। उसका जब वर्णन देखा तो पहला ही वाक्य, ये फर्जी यूनिवर्सिटी है क्योंकि शासन की मान्यता नहीं है। तो जो फर्जी है ना, उसको ही हम ज्यादा मूल्य देते हैं। तो हमारा स्टडी केस स्टडी ऐसा करके ज्ञानेश्वर विद्यापीठ का प्रस्तुतिकरण करना, ये तो एक विषय आया उदाहरण के लिए। परंतु ऐसे अन्य कोई हमारे देश में चल रहे हैं क्या, तो इसका भी केस स्टडी हम कर सकते हैं। मुझे वेद विज्ञान गुरुकुल ध्यान में तो आया, परंतु थोड़ा सा उसके बारे में संकोच भी है। परंतु अभी हमको मिलेंगे वो इसी प्रकार के मिलेंगे, तो ऐसे केस स्टडीज भी हम इसमें दे सकते हैं और केस स्टडीज को कैसे फिर हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसी व्यवस्था को, इसी योजना को। अब दोनों ही केस ऐसे हैं जो 25 वर्ष से अधिक समय से चल रहे हैं, प्रतिष्ठित होकर चल रहे हैं, परंतु रेप्लिकेबल नहीं बन रहे हैं। ये दोनों बातें हैं ना, वो रेप्लिकेबल भी बनने चाहिए। तो रेप्लिकेबल क्यों नहीं बन रहे हैं, ये भी हमारे मीमांसा में होगा। तो एक विषय हम जोड़ सकते हैं। हाँ, अब आप बताइए। ताई अभी वो चल रही है क्या यूनिवर्सिटी बिल्कुल जाने को? हाँ, बिल्कुल चल रही है। हाँ, क्योंकि इंटरनेट में तो बता दिया गया है कि ये 2010 तक एक्टिव है था करके। हाँ, और उसके बाद लेकिन क्या हुआ उसका? नहीं है करके। एक्टिव इज फ्रॉम 1980 टू 2010 तक, 1980 से 2010 तक। अच्छा, और ये जो है कि हाँ 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 हाँ। हम्म, हाँ 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 हाँ। हम्म, अच्छा, हाँ हाँ। हम्म, तो सही क्या है, सही क्या है, वो हमको एक बार पता करना चाहिए। मेरी पुणे से एक शैलजा नवाथे करके आई थी यहाँ, वो गुरुकुल शुरू करना चाहती है, गौशाला कृषि गुरुकुल, तीनों एक साथ। तो उनका पुत्र भी था साथ में। उन्होंने कहा है कि हाँ, मैं ज्ञानेश्वर विद्यापीठ के बारे में जानकारी लेकर आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मेरी बात नहीं हुई है। लेकिन हम एक चिट्ठी पत्रिका के लिए ही लेख तैयार करने के बहाने 2-3 लोगों का एक अध्ययन ग्रुप तैयार करें और फिर वो ऐसा पुणे के जो अपने ये कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलकर कोई योजना बनाकर जा सकते हैं और कर सकते हैं। अभी हमारे एक अध्येता हैं सुधीर सवडेकर, वो अभी मुझे 17 तारीख को मिलने वाले हैं।
उनको भी हम ये पहले प्राइमरी वहां प्रत्यक्ष जाकर वो क्या है कैसा है उतनी प्राइमरी जानकारी तो वो ला सकते हैं, लेकिन ये फिर हम एक विषय तय करते हैं तो उस विषय को तैयार करने का एक योजना हो सकती है कि क्या करना, कौन जाएगा, कब जाएगा, कितने समय में किसके साथ मुलाकात होगी, क्या इंटरव्यू के मुद्दे रहेंगे, क्या सामग्री वहाँ है, कैसे मिल सकता है, इम्प्लीकेशंस क्या है, परिणाम क्या है, वो सारे मुद्दे पहले हमको क्वेश्चनर तैयार करना और बाद में वहां जाकर वार्तालाप करना, उसके आधार पर लेख तैयार करना ना इतना कठिन है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड भी है, सिवाय कि वो जमीन पर एग्जिस्ट ही ना करती हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तब तक की जानकारी तो हम ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं कोई ऐसा एक विषय इसमें जोड़ना, इतना ही है अभी तो मुझे लगता है कि अब ये जो विषय सूची है उसको एक बार पढ़कर मानसिक रूप से अपने आप को किसी भी एक विषय के साथ जोड़ें कि हाँ हम करेंगे। 17 विषय तो एक साथ कदाचित नहीं भी कर पाएंगे, हो सकता है हमको वर्ष के दोनों अंक इसके लिए रखने पड़े, ये भी हो सकता है। कैसे होगा वो बात की बात है, ये होना ये महत्वपूर्ण बात है और उससे भी महत्वपूर्ण बात है हमसे होना। तो अपने आप को रिलेट करते जाइए। हाँ, किसी की कोई मर्जी उतर रही है किसी विषय पर? ताई, हमारा विषय फॉर द गोष्ठी इज ऑल्सो धर्म केंद्रीय जीवन रचना। हम्म सो हम्म। उसको जो क्या है कंसेप्ट, Yes, क्या है yes. पीछे क्या उसमें किसके टू फॉल बैक अपॉन दीज थिंग्स, ये Yes. इसके अविरोधी होना चाहिए। हाँ, ऐसा करके वो पीछे दर्शन और विजन पीछे रहेगा इसके, इसीलिए सबसे पहला विषय जो है वो दर्शन है। जी। कोई ये भी सोच रहा होगा कि ये तो सारे के सारे मेरे विषय हैं, कोई भी मेरे लिए हो सकता है। संदीप जी हंस रहे हैं। जी तो गई काम का अलॉटमेंट दो सिटियों में करना पड़ता है। एक होता है सबको सब करना होता है अलॉटमेंट, रुको रुको अभी तुम ये करोगे तुम ये करोगे ऐसा करके, या दूसरा किसी को कुछ नहीं करना होता है इसलिए भी अलॉटमेंट करना पड़ता है कि देखो भाई तुमको ये करना है तुमको ये करना है, हम सब मिलकर ये करेंगे। तो हमारे अध्येता कोई ऐसे थोड़े हैं, वो पहले वाला ही है, इसीलिए तो आपने कहा वो हंस रहे हैं। अरे क्या, कोई भी चिट्ठी डालो और बता दो हम उठाएंगे कर लेंगे, ये इसका सूचक है ये। नहीं, हम लोगों से कुछ लोग सर भी खुजा रहे भी हैं। कैमरा ऑफ है, उनके सर तो दिखेंगे नहीं, बाकियों के तो सर जाएंगे। कोई भी घड़ा पानी से ओवरफ्लो कब होता है,
जब पूरा भर जाता है उसके बाद ही तो ओवरफ्लो होता है। तो ये सर के ऊपर से जा रहा है, इसका क्या मतलब है? अंदर तो पूरा पूरा ओतप्रोत हो गया, इसलिए अब ऊपर से जा रहा है। अगले अगले वर्ष की सीटी की तैयारी और राम विद्यापीठ की तैयारी, ये तो सारा एक सा ही चल रहा है। तो अब तो यूँ लग रहा है कि सब हाँ, कुछ तो हाँ, वही तो हमने कहा है कि ये तो सब एक साथ ही चल रहा है। तो ऐसा ही होता है ना, जिंदा एंटिटी हमेशा सारे एक बार हाथ पूरे पूरे बढ़ जाए, बाद में पैर पूरे पूरे बढ़ेंगे, ऐसे थोड़े होता है, सब एक साथ ही होता है। उस भ्रूण में, जैसा अभी आप कह रहे हैं, भ्रूण में तो सभी बातें एक साथ ही विकसित हो गई। तो ये विचार का भ्रूण जो विकसित सारे सारे अंग उपांग एक साथ विकसित होते हैं, बस केवल छोटे होते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े बनते जाते हैं, बाकी होता तो पूर्ण ही है। इसमें जैसा हम शब्द और भाषा का जो बार बार विचार करते हैं और इसके बारे में हम बात भी करते हैं, तो ये सारा अब विषय और इसका चित्र तो बनता है आंखों के आगे, हाँ, लेकिन हाँ, इसको अब शब्दों में, भाषा में पिरोना और उसके साथ में उसे काम में लाना, ये जिम्मेदारी के रूप में सामने दिख रहा है। अब उसकी तारीफ कैसे बनेगी, उसमें सबको जोड़ेंगे कैसे, मत का परिष्कार कैसे होगा, और इसके औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के ढांचे हैं, वो कैसे बनेंगे, ये सारा रास्ता तो है। और ये कड़ियां सब जुड़ी हुई है, कभी कभी इनको अलग करके भी देखना होता है, पूरा लिखना होता है। क्या होता है, घालमेल हो जाता है, हाथ की कल्पना करते हैं और सिर की घालमेल कर देंगे, फिर भी गड़बड़ है। लेकिन हाथ तक संकेत सिर के माध्यम से ही उन नसों में, धमनियों, ये रुधिर नलिकाओं से जाएंगे, ये तो पता है। और वहां से संवेदन भी वहीं से प्राप्त होंगे, जिसके अनुसार मस्तिष्क को काम करना है। लेकिन जो काम करने वाला हाथ का हिस्सा है या पांव का हिस्सा है, वो तो उसी को ही करना होगा। हाँ, तो इस मामले में रेस्ट्रिक्ट होकर के किसके क्या कार्य हैं, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, होता है। नहीं तो क्या है, घालमेल से कुछ भी हम किसी प्रकार का ढांचा खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ जुड़ाव है और कहाँ पे सेपरेशन है, वही ये वही ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है। नहीं तो होगा कुछ नहीं, खिचड़ी बना के रख देंगे कि जो चाहिए वो स्वाद इसी कर दो, जैसे काम नहीं होगा ये। हाँ, नहीं होगा, इसका होगा। और हो सकता है कि दोनों अंक मिलकर एक बड़ा ग्रंथ बन जाए, जो पूरे ज्ञान विश्व में हमारा एक योगदान अच्छे से बन जाए। ऐसा भी हो सकता है, एक वर्ष में ये पूरा हो सकता है। तो इंटेग्रल यदि रहा, इंटीग्रिटी यदि रही, तो भले ही लेखक अलग अलग हों, भले ही शब्द भाषा शैली अलग अलग हो, तो भी इंटेग्रल तो ये बन सकता है। और हमारा प्रयास ऐसा रहना भी चाहिए, और होगा। तो क्या लेख पढ़कर तुरंत पता चलता है और चलेगा भी, हाँ ये मनुबाई ने लिखा हुआ है, ये विश्वक्सेन जी का है, ये नूपुर जी का है, या गौरी जी का है, या संदीप जी का है, या ताई का है, वो तो पढ़कर तुरंत समझ में आ जाता है। तो भी अरे हाँ एक ही है, ये तो वही बोल रहे हैं जो ये बोल रहे हैं, ये तो यही बताना चाहते हैं जो ये बताना चाहते हैं। और हाँ, इन्हीं का इन्होंने विस्तार किया है और यही बात अलग शब्दों में कही है। तो ऐसा एक ही मूल विचार के अलग अलग आयाम इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़कर और मूल के साथ जुड़कर
जब आते हैं तब वो इंटेग्रल रचना होती है। तो हम इस अंक को ऐसे इंटेग्रल रचना बनाना जरूर चाहेंगे। और दूसरा क्लू मैं देती हूँ लिखने के लिए। आप लिखने के लिए सीधे बैठो ही नहीं, पहले उसको पकने दो अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में। इसको पकने दो, पकने दो, पकने दो। फिर कभी पकने के बाद चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। और एक बार अंदर क्लियर हो गया तो एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक आप कुछ भी ना करो और लिख दो पूरा। तो प्रत्यक्ष लिखना इतना कठिन नहीं है जितना उसको अपने अंदर पकाना। वो अपनी ही गर्मी से पकेगा, अपनी ही बातें अपने ही पोषण से पकेंगी। ये एक अध्ययन का तरीका है, ये एक प्रस्तुति का भी तरीका है। माने ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान ऐसा माना गया है। तो let's have the experience of undergoing all these things, all this process. तो ठीक है, चयन करने के लिए 1 सप्ताह का समय लीजिए। हमको ये अंक विजयादशमी को पाठकों के हाथ में देना है। तो हमने तो उसकी उल्टी समय सारिणी बनाई हुई है कि विजयादशमी को सबके हाथ में जाना है, तो पोस्ट कौन से दिनांक को करना पड़ेगा, प्रेस से कब आना पड़ेगा, और सारा प्रूफ रीडिंग होकर प्रेस में प्रिंटिंग के लिए कब देना पड़ेगा, और इसके लिए कब लेख तैयार हो जाने होंगे। लेख तैयार हो जाने के बाद चर्चा विचारणा लेखक के साथ करके संपादन होना होगा। तो हमारी उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है। ताई, तो जो हमको जो हाँ, सबमिशन करना है, माने हमारा जो पहला ड्राफ्ट होगा जिस पर हाँ, संपादन होगा, हाँ, उस वो डेट हमको क्या लेकर चलना चाहिए ताई? बता दो। ताई 21। मन में रहेगा तो पता रहेगा हाँ, हाँ, विचार। नहीं नहीं, मैं पूरी समय सारिणी सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ हमने पे इसको, लिखा है 21 जुलाई लिखा है हाँ लेख बस, व्यासन ने। हाँ, है ना, उसमें लिखा हुआ है 21 जुलाई व्यास पूर्णिमा को। और इसलिए 15 जून से 15 जुलाई तो आप मानकर चलो कि अभी से चिंतन शुरू हो गया। चिंतन, चर्चा, ये सब शुरू हो गया। अरे हाँ, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, हाँ इसका ऐसा है, ऐसा करके शुरू हो गया। वन फाइन मॉर्निंग तय करो कि आज बस लिखना है, तो लिख दो। ताई मुझे लगता है मैं अभ्युदय और निश्रेयस के ऊपर बढ़िया हो, अच्छा है। ताई मैं पुरुषार्थ हाँ, ठीक है। ताई मैं पुरुषार्थ चतुष्टय और शिक्षा, ये मुझे लगता है ठीक कि है। मुझे थोड़ा सोचूंगा इस पर। जी ताई। हाँ, ठीक है। ज्ञानेश्वरी, हाँ ज्ञानेश्वरी विद्यापीठ। हो। हाँ, ठीक है, ऐसे हम धीरे धीरे करते जाएंगे। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा, ऐसा मैं तो मानती हूँ। मैं आई एम थ्रिल्ड अबाउट इट। आपका क्या है? ताई 21 जुलाई के विषय बाद ऊपर से बताएंगे। नहीं जा रहे, अब ये समझ में आ गया है, विषय ऊपर से नहीं जा रहा।
हाँ, और भी कोई बोल रहे थे। नहीं ताई, मैं बोल रहा हूँ 21 जुलाई के बाद बताएंगे ताई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समय तो हो गया। मैं हर बार अपराध करती ही हूँ। जी ताई, समय 1 ही मिनट बचा है ताई। अरे वाह, कितना बढ़िया। तो चलो 1 मिनट का कोई लाभ ले लो। बहुत उत्तम हाँ, समय नियोजन है। एकदम समय का नियोजन है। तो क्या फिर हमें अपने अवधेताओं के गट पर गर्व और गौरव दोनों होना चाहिए कि कैसा कर रहे देखो। चलो, समय हो गया। इसी फाइनल स्टेटमेंट के साथ हम आज का सत्र पूर्ण करते हैं और त्रयोदशी को पुनः मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सब